मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबह टीच क्लासेस पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म से मैं हिंदी टीएसटी पीएचडी और नेट और जेआरएफ की परीक्षा तथा हायर एजुकेशन यानी हायर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से प्रैक्टिस सेट और इस चैनल से आप लोगों को पूरे सिलेबस पर जो है कि जैसे साहित्य पर और भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, सामान्य हिंदी, हर पार्ट पे जो है कि यहाँ से आपको क्लास भी मिलेगी और चल रही है हमारी क्लास भी। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है कि जो क्लास की हम वीडियो डालते हैं उसको भी आप लोग देखते रहिए। और प्रैक्टिस सेट के क्रम में मित्रों आज हमारा जो है कि 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो है कि 9 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। अगर किसी कारणवश आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देख पाए हैं तो उसको देखने का प्रयास कीजिए, देखिएगा निश्चित रूप से क्रमबद्ध तरीके से नंबर 1 से लेकर के 9 या 10वां प्रैक्टिस सेट से सभी प्रैक्टिस सेट देखिएगा। और पर डे हम एक प्रैक्टिस सेट और एक क्लास की वीडियो डालते हैं। पर डे आप लोग देखते जाइए, आप लोगों की तैयारी में जो है कोई कमी नहीं आएगी, रिवीजन आप लोगों का अच्छा होता रहेगा। तो मित्रों आज के प्रैक्टिस सेट से हमारा एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को। हम किसी प्रश्न को पढ़ने के बाद हम कोई प्रश्न जो है कि आप लोगों के सामने पढ़ते हैं और इसके बाद जो है थोड़ा सा हम समय आप लोगों को देते हैं। समय मित्रों क्यों देते हैं? समय इसलिए देते हैं कि थोड़ा सा आप लोग अपना विकल्प चुने, ठीक है। और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग अपना विकल्प चुनेंगे मित्रों, ठीक है। और अपना विकल्प आप लोग चुना कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते नहीं हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया भी कीजिए कि कौन सा विकल्प इसमें सही है मित्रों। तो आप लोग देखते तो हैं प्रैक्टिस सेट, लेकिन कमेंट नहीं बता करते हैं। कमेंट के माध्यम से बताना चाहिए कि कितना सही हुआ किसका और कौन सा विकल्प किसका सही होगा। इतना समय देते हैं इसीलिए कि आप लोग टिक कर लें, ठीक है। और थोड़ा सा जो है कि लाइव क्लास अभी नहीं चल पा रही है, क्योंकि यूट्यूब जो है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव क्लास नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे 1000 पूरे हो जाते हैं इसके बाद जो है कि तब हम आप लोगों को लाइव क्लास देने लगेंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं बार बार कि सर थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लोगों के पास वीडियो और हमारा प्रैक्टिस सेट शेयर करते रहिए, ठीक है मित्रों। तो आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा मित्रों जो है कि पहला प्रश्न है कि राष्ट्रों की उत्पत्ति रसायन से किसने माना। पहला विकल्प है श्यामल दास, दूसरा आचार्य शुक्ल, तीसरा नंदुलारे वाजपेयी, चौथा जो है कि बच्चन सिंह। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति रसायन से किसने माना? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों जो है कि क्या होगा, आचार्य शुक्ल। तो आचार्य शुक्ल यानी दूसरा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि रासों की उत्पत्ति रास से किसने माना मित्रों। रासों की उत्पत्ति रास से किसने माना? तो रासों की उत्पत्ति रास से किसने माना? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने, कि सरहपा ने, कि नंदुलारे वाजपेयी ने, कि ए और सी दोनों। तो इसका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए कि राष्ट्रों की उत्पत्ति रास से किसने माना? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मित्रों। ना जो है कि राष्ट्रों की उत्पत्ति के विषय में है। तो अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित था और दूसरा भी इसी से है कि राष्ट्रों की उत्पत्ति राष्ट्र से किसने माना। तो मित्रों आप लोग जानते ही होंगे कि राष्ट्रों की उत्पत्ति राष्ट्र से नंदुलारे वाजपेयी ने माना है और नंदुलारे वाजपेयी के साथ बच्चन सिंह ने भी माना है, ठीक है। इसलिए हमारा जो है कि चौथा विकल्प सही होगा, यानी विकल्प नंबर डी सही होगा, ए और सी दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि रासों की उत्पत्ति राजसूई से। ये तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को जानना चाहिए निश्चित रूप से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जानते ही होंगे और अपना विकल्प टिक करेंगे कि रासों की उत्पत्ति राजसूई से किसने माना। गाड़सा ताशी ने, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जो है कि हरिप्रसाद शास्त्री ने। तो मित्रों जो है कि रासों की उत्पत्ति राजसूई से किसने माना? तो रासों की उत्पत्ति राजसूई से जो है कि गाड़सा ताशी ने माना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा देखिए चौथा प्रश्न विकल्प स्क्रीन पे आ चुका है कि बीसल देव रासो की नायिका कौन है। बीसल देव रासो एक आदिकाल का ही जो है कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो एक खंड काव्य है या 4 खंडों में विभक्त है। उसी के विषय में पूछा गया है कि बहुत पूछा जाता है इसकी नायिका के विषय में, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम इसको रखते हैं बार बार कि बीसल देव रासो की नायिका कौन है। पार्वती है कि राजमती है कि राजवती है कि संयोगिता है। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? नायिका का ही नाम अक्सर पूछा जाता है मित्रों। तो बीसल देव रासो की नायिका कौन है? तो मित्रों हमारा इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, बी विकल्प राजमती। बीसल देव रासो की नायिका कौन है? राजमती। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। अब पूछा जा रहा है कि बीसल देव रासो रचना किसकी है, जगनिक की है कि नरपत नाल की होना चाहिए, ठीक है। नरपत नाल, चंद्रबरदाई या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बीसल देव रासो जो है कि किसकी रचना है? नरपत नाल, इसको कर लीजिएगा नरपति, ठीक है।
नरपति नाल। तो यही विकल्प हमारा सही होगा, दूसरा ही। तो बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है कि बीसल देव रासो के किस खंड में राजा के रूठ कर उड़ीसा जाने का वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। अभी जो है कि इसके पहले 16 वाली पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये जो है हमको याद है कि बीसल देव रासो के किस खंड में राजा के रूठ कर उड़ीसा जाने का वर्णन है मित्रों। तो बीसल देव रासो के प्रथम खंड में, कि द्वितीय खंड में, तृतीय खंड में, चतुर्थ खंड में, किस खंड में वर्णन किया गया है कि बीसल देव रासो अपनी रानी राजमती से रूठ करके उड़ीसा चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो इसका वर्णन मित्रों जो है किसमें है? द्वितीय खंड में, यानी दूसरा विकल्प ही हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासो किस प्रकार का ग्रंथ है? एक खंड काव्य है, प्रेम काव्य है, विरह काव्य है, सभी? क्या होना चाहिए इसमें जो है कि बीसल देव रासो किस प्रकार का ग्रंथ है? एक खंड काव्य है, एक प्रेम काव्य है, एक विरह काव्य है, कि इसमें से सभी होगा? तो मित्रों जो है कि इसमें से जो है कि हमारा चौथा विकल्प होगा, यानी सभी वाला हम टिक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाल रासो किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि परमाल रासो नरपति नाल की रचना है, कि सदल मिश्र की, जगनिक की, कि दलपत विजय की? बहुत ही फेमस रचना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ऐसे प्रश्नों पे जो है कि गलती होनी ही नहीं चाहिए कि परमाल रासो जैसी रचना तो सबको आनी चाहिए। कि परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो मित्रों जगनिक की रचना है, यानी तीसरा, यानी सी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। 9वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों कि परमाल रासो का प्रकाशन आलखंड के नाम से कब हुआ? 1807 में, 1807 में, या 1860 में, 1865 में, या 1870 में? तो परमाल रासो का प्रकाशन आलखंड के नाम से जो है कि बाद में हुआ था, चार्ल्स इलियट ने करवाया था। तो चार्ल्स इलियट ने जो है कि परमाल रासो का प्रकाशन आलखंड के नाम से कब करवाया था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कब करवाया था? तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। 1865 ईस्वी में इन्होंने जो है कि परमाल रासो का प्रकाशन आलखंड के नाम से करवाया था। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा कि चंद्र हिंदी के प्रथम किसने कहा कि चंद्र हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, होना चाहिए, तथा उनका पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य? ये महाकाव्य नहीं, प्रथम महाकवि होना चाहिए। ठीक है, प्रथम महाकवि। ठीक है, तो किसने कहा कि चंद्र यानी चंद्रवरदायी के विषय में, चंद्र यानी चंद्रवरदायी के विषय में किसी का कथन है? किसने कहा है कि चंद्र हिंदी के प्रथम महाकवि तथा उनका पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है? किसने कहा है कि चंद्र हिंदी के पहले महाकवि और उनका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, या गणपत चंद्र गुप्त का? तो किसका कथन है मित्रों? इसमें से दूसरा विकल्प हमारा सही होगा, आचार्य शुक्ल ने कहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण कौन है? पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो, चूंकि 4 संस्करण इसके आ चुके हैं पृथ्वीराज रासो के, तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करणों में सबसे बड़ा संस्करण कौन सा है? पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, चौथा संस्करण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा संस्करण होना चाहिए कि जो पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण है? सभी लोग अपना आंसर टिक कर चुके होंगे अभी तक। निश्चित रूप से सभी लोग अपना आंसर टिक किया करिए, और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते नहीं हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग निश्चित रूप से बताया कीजिए। ठीक है, कि कितना किसका सही हुआ। तो मित्रों इसमें हमारा जो है कि पहला ही विकल्प सही होगा, यानी पहला संस्करण जो है ये पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? भारतीय हिंदी परिषद से, हिंदी साहित्य सम्मेलन से, नागरिक उच्चारण सभा से, इनमें से किसी का नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण जो है मित्रों कहाँ से प्रकाशित हुआ? नागरिक प्रचारणी सभा से, भारतीय हिंदी परिषद से, हिंदी साहित्य सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कहीं से नहीं। तो कौन सा होना चाहिए? इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प यानी सी विकल्प सही होगा। पृथ्वीराज रासो का जो पहला संस्करण है मित्रों, ये जो है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, और यही सबसे प्रामाणिक और सबसे बड़ा संस्करण माना जाता है। अगला प्रश्न है 13वां। पृथ्वीराज रासो
विभक्त है, पूछा जा रहा है पृथ्वीराज रासो जो है कि नागरिक विचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, इसका सबसे पहला संस्करण और सबसे बड़ा संस्करण, यह किसमें विभक्त है मित्रों? सर्गों में, समयों में, खंडों में, अध्यायों में। किसमें विभक्त है? सर्गों में, समयों में, खंडों में, अध्यायों में। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो मित्रों इसका जो है कि दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। पृथ्वीराज रासो जो है यह समयों में विभक्त है। किसमें? समयों में, यानी बी विकल्प, सी नहीं बल्कि बी विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। पृथ्वीराज रासो कुल कितने समयों में, अब देखिए अभी तो समयों में विभक्त है, लेकिन कितने समयों में विभक्त है मित्रों? पूछ लिया गया कि पृथ्वीराज रासो अगर विभक्त है समयों में तो कितने समयों में विभक्त है? 60 समयों में, 65 समयों में, 68 समयों में, 69 समयों में। सभी लोग अपना विकल्प टिक कीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि लगभग सभी लोगों का सही होना चाहिए, निश्चित रूप से सभी लोगों का सही होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो जो है यह कितने समयों में विभक्त है। तो मित्रों जो है कि यह 69 समयों में विभक्त है, यानी चौथा और डी विकल्प हमारा सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने छंद हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने छंद है पूछा जा रहा है। 15,300 या 15,306 या 16,300 या 16,306। कितने छंद हैं? कुल कितने छंद हैं? देखिए यहाँ प्रकार की बात नहीं हो रही, यहाँ कुल छंदों की बात हो रही है कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने छंद हैं। तो मित्रों पृथ्वीराज रासो में कुल 16,306 छंद हैं, यानी जो है कि पृथ्वीराज रासो में कुल 16,306 छंद हैं, यानी हमारा जो है कि डी वाला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। ठीक है मित्रों, तो ये हुआ जो है कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट मित्रों, और यहीं पर जो है कि आज बंद करते हैं। फिर आगे कल जो है कि एक नया प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। और यदि आप लोगों को हमारा प्रैक्टिस सेट और हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो निश्चित रूप से आप लोग अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं। आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएँ और हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लाइव देने लगें। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।